So, basically today we are going to deal with igneous petrology. So I have previously I took a class previously on igneous petrology. So in that class I particularly taught about how a melt is generated, how different kind of melts are generated in an igneous system. So I'll just go through that particular thing one more time in a brief discussion. After that, I will start the igneous structures. So basically, sorry, okay. So basically, how a melt is generated. So suppose a rock is there, right? A rock is there in the mantle. A rock is there in the mantle. Now the volcanism or magmatism, which we are getting, are basically a melt which is generated by partial melting or to complete melting of this mantle materials. तो क्या हो रहा है, ये जो mantle में rocks है उसका melting की वजह से हम लोग ये मैग्मा और लावा जो भी है, मैग्मा और लावा ये हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं. अभी एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि मेंटल का केमिकल कंपोजिशन अगर तुमको कोई पूछे या फिर मेंटल का लिथोलॉजिकल कंपोजिशन अगर तुमको कोई पूछे तो व्हाट यू विल से, इट इज अ पेरिडोटिक कंपोजिशन. पेरिडोटिक कंपोजिशन. व्हाट इज पेरिडोटाइट, वी विल गो इनटू डिटेल्स इन इग्नियस क्लासिफिकेशन क्लासेस. पर अभी के लिए जान लो कि पेरिडोटाइट एक रॉक है जिसमें ओलिविन रहता है एंड पाइरोक्सिन प्रिडोमिनेंटली रहता है. ओलिविन एंड पाइरोक्सिन प्रिडोमिनेंट रहता है. अभी एक क्वेश्चन, अगर कोई भी तुम लोगों का इंटरव्यू ले रहा है इग्नियस पेट्रोलॉजी में, तो सपोज या फिर जिसमें भी अगर जियोलॉजी के बेसिस पे कोई एक पर्सन तुम लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, वो ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ ही सकता है या फिर ये तुम लोगों को माइंड में भी आना चाहिए कि पेरिडोटाइट इज एन अल्ट्रामेफिक रॉक. पेरिडोटाइट इज एन अल्ट्रामेफिक रॉक. अल्ट्रामेफिक का मतलब क्या है? मैफिक परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90. Mafic percentage is greater than 90. What are mafic minerals? Mafic minerals are those minerals which are generated from, which consist predominantly FeMg, Fe ferromagnesium minerals. Ferromagnesium minerals. So अभी एक मेंटल का कंपोजिशन अल्ट्रामेफिक है. अब हम बोल रहे हैं कि ये इग्नियस रॉक जो अर्थ के सरफेस में हम लोग दिखाई दे रहा है वो तो हर एक अल्ट्रामेफिक नहीं है. वो तो अल्ट्रामेफिक नहीं है. मैक्सिमम टाइप ऑफ, देयर आर प्रिडोमिनेटली 3 टाइप्स ऑफ लावा वी गेट और 3 टाइप्स ऑफ मैग्मा हम लोग जो मिलता है. एक होता है बेसाल्टिक, दूसरा होता है एंडिसिटिक एंड तीसरा होता है रायोलिटिक. तो ये बेसाल्टिक लावा क्या है? ये बेसाल्टिक लावा मैफिक है, मैफिक कंपोजिशन है, मतलब उसमें एफईएमजी परसेंटेज हाई रहेगा. एंडेसिटिक लावा क्या होता है? इंटरमीडिएट कंपोजिशन होता है. और रायोलिटिक लावा क्या होता है? रायोलिटिक लावा हम लोग का फेल्सिक कंपोजिशन होता है, माने SiO2 परसेंटेज इज हाई. SiO2 परसेंटेज इज हाई. अब अगर तुमको कोई पूछे कि ये जो मेंटल है, ये मेंटल तो हम लोगों का निकला अल्ट्रामेफिक, तो उसमें से ये इंटर बेसाल्टिक फिर भी छोड़ो, चलो मैफिक हम लोग छोड़ दिए, उसमें से ये इंटरमीडिएट और फेल्सिक कंपोजिशन वाला मैग्मा कैसे जनरेट कर रहा है? व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट डू यू थिंक गाइस? एक्सेप्ट क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए अगर कोई एक बोले, तुमको पूछे कि यार मैफिक तो अल्ट्रा मेंटल का कंपोजिशन तो अल्ट्रामेफिक है ना, ये एंडेसिटिक और रायोलिटिक मैग्मा कैसे जनरेट कर रहा है? तुम्हारा आंसर क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? एंड हाँ बोलो. सर बोयन बोयन रिएक्शन सीरीज में क्या होता है? मैफिक मैग्मा
मैफिक रॉक होता है वो डेवलप हो जाते हैं और फेल्सिक है ना वो इंक्रीज होते जाता है। अच्छा, पर मैं यहाँ पे मेल्ट का बात कर रहा हूँ ना बेटा। तो पहले से एक रॉक था, चलो एक रॉक था, मैं तुमको बोल दिया, ठीक है ना, यहाँ रॉक है। ये रॉक ओलिविन और पाइडॉक्सी प्रिडोमिनेंटली इस दोनों से जनरेट हो रहा है। अभी इसका हम मेल्ट निकाल रहे हैं, इसका हम मेल्ट निकाल रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि कभी कभार इसमें से रायलिटिक मेल्ट भी निकलता है, रायलिटिक मेल्ट भी निकलता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे फिर? या फिर इसमें से एंटीसिटिक मेल्ट निकलता है। ये जब अर्थ सरफेस में ये पर्टिकुलर रॉक से रॉक नीचे मेल्ट हो रहा है, ये रॉक जब मेल्ट होके अर्थ सरफेस पे ऊपर आ रहा है, इसमें से हम लोग एंटीसिटिक या फिर रायलिटिक मेल्ट भी उससे हम क्या पा रहे हैं। तो हाउ टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर सिनेरियो देन? क्योंकि ओलिविन एंड पाइरोक्सिन ही तो मेंटल का कंपोजिशन है ना। मैं जियोकेमिस्ट्री में डिटेल्स में बोलूंगा, ये यही तो प्रिडोमिनेटली मेंटल का मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है। तो तुमको अगर कोई पूछे कि हाउ वी आर गेटिंग एंटीसिटिक एंड रायलिटिक मेल्ट फ्रॉम एन अल्ट्रामेफिक मेंटल मेल्ट, कंसीडर हियर मेल्ट, तो वो कैसे बोलोगे? कौन बताएगा? हाउ वी डू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर सिनेरियो? कोई भी? एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्लास ना एकदम इंटरैक्टिव होता है। तुम लोग जितना इंटरैक्ट करोगे मेरे से, उतना ज्यादा तुम लोगों का ही आसानी होगा, मतलब तुम लोगों का ही लर्निंग में इजी होगा। तो मैं हर हर वक्त बोलूंगा कि प्रेफर करो इंटरेक्शन करने के लिए। जिस मोमेंट में, जिस टाइम पे जो भी डाउट हो रहा है, मुझसे पूछो रहा है। क्या लगता है कि क्या सीन है इसमें? एनी आइडिया? सर क्या ये हो सकता है कि क्रस्ट का जो रॉक है वो तो सिलिशियस कंपोजिशन का ना, तो वो मेल्ट होके जब मैफिक हाँ बोलो। मैग्मा आता है उसको क्रस्ट करता है और मिक्स करके फेल्सिक रॉक बनाता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर, आई विल अप्रिशिएट द आंसर। बट और एक टर्म जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, इट्स अ गुड आंसर, इट्स अ फेयरली गुड आंसर, कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। पर उतना भी होगा क्या? मतलब मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है, समझ रहा। जब तुम यही बोलना चाहते हो ना कि जब वो एक मेल्ट ऊपर आ रहा है, तब जाके क्या हो रहा है, हम लोगों का वो क्रस्ट की जो मटेरियल्स है उसको भी मेल्ट करके उसके साथ मिक्स हो रहा है, राइट? दैट इज यूर ट्राइंग टू से, राइट? यही बोलना चाहते हो ना? यस। अच्छा, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंकिंग। बट मेरा जो मानना है ना कि हाँ, दैट इज ए गुड यस सर। प्रोसीजर, दैट इज ए गुड प्रोसीजर, बट उसमें उतना भी, उसमें शॉर्ट अमाउंट ऑफ रायोलिटिक लावा या फिर एंडेसिटिक लावा जनरेट हो सकता है, पर एक लार्ज अमाउंट में नहीं जनरेट होगा। क्योंकि ये पूरा क्रस्ट को तो मेल्ट नहीं कर पा रहा है, ये थोड़ा बहुत चीजों को मेल्ट कर रहा है। तो अभी जो ये कॉन्सेप्ट जो आता है, यहाँ पर ही पार्शियल मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? पार्शियल मेल्टिंग। इसको और एक टर्म हम क्या बोलते हैं? एनाटेक्सिस। पार्शियल मेल्टिंग क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर रॉक में, एक पर्टिकुलर रॉक में एकदम जब ये मेंटल कोर बाउंड्री में नहीं जाता है, एकदम मेंटल कोर, लोअर मेंटल आउटर कोर बाउंड्री में नहीं जाता है, लोअर मेंटल आउटर कोर बाउंड्री में नहीं जाता है, तब तक एक रॉक पूरा मेल्टिंग होता है ज्यादातर। एक लोअर मेंटल आउटर कोर बाउंड्री में जाके एक रॉक पूरा मेल्ट हो जाता है, उस लेयर को हम बोलते हैं डी डबल प्राइम लेयर। सुने हो ये वाला टर्म, डी डबल प्राइम लेयर? जो लोअर मेंटल एंड आउटर कोर का बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं डी डबल प्राइम लेयर। सर रिपीट कीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक रॉक जो है वो पर्टिकुलरली टोटली मेल्ट तब तक नहीं होता है जब तक वो डी डबल प्राइम लेयर तक रीच नहीं करता है ज्यादातर।
डी डबल प्राइम लेयर जो कि ना है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर का बाउंड्री, उस पोजीशन में जाके ये पर्टिकुलर एक रॉक या फिर सबडक्टेड कोई भी अगर स्लैब हो, तो ये पर्टिकुलर डी डबल प्राइम लेयर में जाके मेल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं पीपी वी स्ट्रक्चर, पोस्ट पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। जो भी है वो अलग बात है, वो मैं जियो केमिस्ट्री में पढ़ा रहूंगा थोड़ा बहुत। तभी जाके कॉन्सेप्ट आता है कि पार्शियल मेल्टिंग। पार्शियल मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सपोज एक रॉक में बहुत ओलिविन है, सॉरी ओलिविन नहीं ले सकते हम लोग, चलो सपोज एक रॉक में पाइरोक्सिन है एंड क्वार्ट्ज है, पाइरोक्सिन है एंड क्वार्ट्ज है। ये ओलिविन क्यों नहीं लिया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, छोड़ो वो बाद में बोलते हैं। अभी सपोज 600 डिग्री सेल्सियस में इस रॉक को हम टेम्परेचर में इस रॉक को हम प्रेजेंट किए, तब क्या होगा? ये पाइरोक्सिन जो है ये 600 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल है। मतलब क्या है? ये 600 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मेल्ट नहीं कर रहा है। पर ये क्वार्ट्ज वाला जो पार्ट है ना, ये 600 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल नहीं रहा। बावंश रिएक्शन सीरीज अगर हम देखें तो देखो क्या आता है, इस साइड ओलिविन आता है, इस साइड एम्फिपोल आता है, इस साइड सॉरी इस साइड पाइरोक्सिन आता है, फिर एम्फिपोल आता है, फिर और भी करके यहाँ पे क्वार्ट्ज आता है, फिर इस साइड से फेल्ड्सपर आता है, जो भी है नीचे क्वार्ट्ज आता है। तो बावंस रिएक्शन सीरीज क्या बोलता है कि इस साइड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओलिविन जो है बावंस रिएक्शन सीरीज हम एक क्लास में पढ़ाएंगे अभी। ओलिविन जो है, ओलिविन हाईएस्ट टेम्परेचर में बनता है मिनरल्स में, और क्वार्ट्ज जो है कंपैरेटिवली बहुत लो टेम्परेचर में बन रहा है, कंपैरेटिवली बहुत लो टेम्परेचर में बन रहा है। तो जिस टेम्परेचर में सपोज ओलिविन अगर 1200 डिग्री में स्टेबल रहा, मतलब 1200 डिग्री में भी, 1200 डिग्री सेल्सियस में भी ये ओलिविन का मेल्टिंग नहीं हुआ, पर ये क्वार्ट्ज तो 1200 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट कर जाएगा, हाँ कि ना बोलो? क्वार्ट्ज मेल्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये सपोज अराउंड 700 टू 600 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल है। जो भी मैं एक assumption ले रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है, मैं बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। तो अगर किसी भी जगह में पाइरोक्सिन और क्वार्ट्ज रहा एक साथ, तो अगर हम टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो पहले कौन मेल्ट होगा? क्वार्ट्ज मेल्ट होगा या पाइरोक्सिन मेल्ट होगा? क्वार्ट्ज मेल्ट होगा। क्वार्ट्ज मेल्ट होगा। तो सपोज जी एक सर। रॉक ले लेते हैं जिसमें पाइरोक्सिन एंड क्वार्ट्ज है। पाइरोक्सिन के अमाउंट ही मैक्सिमम है, अराउंड 80% पाइरोक्सिन इज देयर एंड अराउंड 20% क्वार्ट्ज। अभी सपोज 90% लेते, चलो 90% पाइरोक्सिन इज देयर एंड 10% क्वार्ट्ज इज देयर। तो पाइरोक्सिन क्या है? एक मैफिक मिनरल है। तो इस रॉक को हम अल्ट्रामैफिक या फिर मैफिक रॉक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं क्या? हाँ कि ना बोल दो यार, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस। अभी सपोज 600 डिग्री टेम्परेचर, इस रॉक को हम एक लेबोरेटरी कंडीशन में 600 डिग्री टेम्परेचर एट 1 atm प्रेशर हम इसमें दिए, तो यहाँ पे पाइरोक्सिन मेल्ट नहीं होगा, पर क्वार्ट्ज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, तो क्वार्ट्ज अगर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो सपोज ये 10% जो क्वार्ट्ज था ये पूरा मेल्ट हो गया, ये पूरा मेल्ट हो गया, और ये जो पाइरोक्सिन है ये ही बस इंटैक्ट पर गया, इंटैक्ट रह के पर गया। तो अभी इस पर्टिकुलर रॉक से जो मेल्ट जनरेट होगा वो ऑलमोस्ट 100% क्वार्ट्ज का मेल्ट होगा। होगा कि नहीं जी होगा? सर। एक चीज मैं बोला था ये कि हाइपोथेटिकल कंडीशन में तुम लोगों को समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं होता है, उसके पीछे भी थर्मोडायनामिकल रीजंस है, जब भी सिस्टम पर होगा तो देखोगे। तो 100% क्वार्ट्ज जनरेट होगा। अभी 100% क्वार्ट्ज वाला मेल्ट को हम फेल्सिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जी सर। 100% क्वार्ट्ज हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। बोलेंगे, राइट? तो देखो, एक मैफिक या फिर अल्ट्रामैफिक रॉक से एक फेल्सिक मेल्ट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एक फेल्सिक मेल्ट जनरेट होता है।
कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ पार्शियल मेल्टिंग. सो अंडरस्टैंडिंग पार्शियल मेल्टिंग is a very important phenomena, is a very important phenomena. और एक प्रोसीडियर जो बोला था, कौन बोला था कि जब एक वॉल्केनो ऐसे करके एक थिक क्रास्टल लेयर के अंदर से जाएगा तो क्या करेगा, ये क्रास्टल लेयर के सराउंडिंग्स जो है इसको भी पार्शियली मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके उसका जो कॉम्पोजिशन है ये इस मेल्ट में एनगल्फ हो जाएगा, ये इस मेल्ट में एनगल्फ हो जाएगा. तब भी जब निकलेगा तब भी कभी कभी हम लोगों का फेल्सिक कॉम्पोजिशन वाला मेल्ट जनरेट हो सकता है. यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Another procedure is that the procedure which we call magmatic underplating. Magmatic underplating. Magmatic underplating. So what is magmatic underplating? Suppose एक प्लियूम है, एक प्लियूम स्ट्रक्चर. एक प्लियूम स्ट्रक्चर, प्लियूम क्या है वो भी हम बोलेंगे, एक साथ सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते. तो अगर चले प्लियूम बेसिकली एक बिग मेल्ट पॉट है. अभी इसके सराउंडिंग में ये सपोज एक लोअर मेंटल में जनरेट हो रहा है, लोअर मेंटल कोर बाउंड्री में जनरेट हो रहा है. ये पर कोड है, यहाँ पर कोड है, ये लोअर मेंटल एंड आउटर कोर बाउंड्री में जनरेट हो रहा है. अभी यहाँ पर एक मेल्ट सर जनरेट हुआ. हाँ बोलो. सर प्लूम का मतलब फिर से बताइए ना. प्लियूम स्ट्रक्चर क्या होता है ना, प्लियूम वही मैं बोला डिटेल्स में नहीं जाके. प्लियूम बेसिकली एक तुम लोगों का मेल्ट पॉकेट होता है. समझा कि नहीं समझे? मतलब डिटेल्स में जानना है क्या, बोलो प्लियूम क्या होता है. हेलो हेलो. यस सर. अच्छा, प्लियूम क्या होता है देखो, ये जब मेंटल एंड आउटर कोर की बाउंड्री में जब एक कोई पर्टिकुलर चीज चले जाती है ना, तो ज्यादातर ये सुपर प्ल्यूम जो होता है ये मेंटल और आउटर कोर की बाउंड्री में बनते हैं. प्ल्यूम ऊपर भी बन सकता है, एक प्ल्यूम ऊपर भी बन सकता है. प्ल्यूम क्या होता है कि एक सुपर हीटेड मटेरियल होता है, एक सुपर हीटेड मटेरियल होता है, सुपर हीटेड मटेरियल होता है. मतलब क्या है, यहाँ पर सराउंडिंग चारों तरफ तुम लोगों का रॉक होगा जो सॉलिड होगा, और यहाँ पर कुछ तुम्हारा जियोथर्मल रीजन की वजह से या फिर जियोथर्मल ग्रेडियंट आइदर यहाँ पे स्टीप होगा, ज्यादातर स्टीप होता है, इसके वजह से यहाँ पर एक मेल्ट का पॉकेट जनरेट होगा, एक लिक्विड या फिर मेल्ट का पॉकेट जनरेट होगा. मतलब यहाँ पर एक मेल्ट जनरेट होगा, जो मेल्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसी पर्टिकुलर रॉक्स के मेल्टिंग या फिर पार्शियल मेल्टिंग की वजह से. समझे कि नहीं समझे? हेलो, यस सर. समझे? अच्छा, अभी देखो प्ल्यूम जब ऊपर जाता है ना, इसको हम बोलते हैं डायाप्स. टेक्निकल टर्म से उसमें उतना डिटेल्स में नहीं है. प्ल्यूम जिस पाथ से ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं डायाप्स. अभी सपोज मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रॉक्स है, इसका ही मेल्टिंग की वजह से ये प्ल्यूम बना, इसका ही मेल्टिंग की वजह से ये मैग्मा चेंबर या फिर प्ल्यूम जो भी है बना. अभी ज्यादातर इग्नियस मेट्रोलॉजी या फिर रॉक्स के क्या होता है, सपोज ये एक ए रॉक है, इसका अगर टोटल मेल्टिंग हम कर दे रहे हैं तो ये जो मेल्ट ए जनरेट हो रहा है, इसका जो डेंसिटी है, मेल्ट का डेंसिटी जो है, ये क्या होगा, ये रॉक के डेंसिटी से कम होगा. मतलब रॉक का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा मेल्ट से. ज्यादातर रॉक के बारे में ऐसे ही हम लोग होते हैं, ऐसे ही ज्यादातर होता है. लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि रॉक का डेंसिटी हमेशा मेल्ट के डेंसिटी से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. अभी यहां पर अगर डेंसिटी कम है सराउंडिंग रॉक से, तो उसका बुएंसी अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड फोर्स हाई होगा, बुएंट फोर्स हाई होगा. ये ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तब क्या होगा,
ये प्ल्यूम में जो मोल्टेन मटेरियल है, ये मोल्टेन मटेरियल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे 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 ये ऊपर जाएगा। अभी क्या होता है, सपोज एक क्रस्ट है, सपोज एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहां पर क्या हुआ, ये प्ल्यूम का जो मटेरियल है, जो मटेरियल फॉर्म हुआ था, यहां पर आके जमा हो गया। क्यों जमा हो रहा है, देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम लोगों का फेल्सिक होता है, हाँ कि ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फेल्सिक होता है कि जी नहीं सर। होता है? और यस यस सर। सर। जो मेल्ट ऊपर आके जमा हो रहा है क्रस्ट के नीचे, वो मैफिक है, राइट? यस सर। मतलब उसमें एफईएमजी कंटेंट है, हाई हाई एफईएमजी कंटेंट है। अभी यस सर। जब भी इसमें हाई एफईएमजी कंटेंट रहेगा, तब उसका डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी इसका इंक्रीज कर जाएगा, हाँ कि ना बोल दो यार, एफईएमजी का डेंसिटी कंपैरेटिवली हाई यस यस सर। कंपेयर टू सिलिका, राइट? तो अभी बोलो, ये क्रास्ट का डेंसिटी लो है, ये क्रास्ट का डेंसिटी लो है, पर ये क्रास्ट के नीचे जो लिक्विड है, इसका डेंसिटी हो गया हाई। तो ये कभी भी क्रास्ट के ऊपर ऐसे एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट कर सकता है, बावेंस फोर्स क्रिएट कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर यस सकता? सर। कर सकता है? यस सर। नहीं कर सकता है। क्यों? नो। अगर इसका डेंसिटी लो है और इसका डेंसिटी हाई है, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। यस सपोज इतना ही सर। मेल्ट है, एक्स्ट्रा कोई और मेल्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए आउटवर्ड प्रेशर नहीं हो रहा है, बस इतना ही एक मेल्ट चेंबर है, इतना ही एक मेल्ट है। अगर कोई फ्रैक्चर इसको ना मिले, तब वो ऊपर एक्सर्ट प्रेशर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्टिनेंटल इसका डेंसिटी लो है। इसीलिए देखो, इसीलिए तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। मतलब एक चीज बताओ तुम, आइस है या फिर थर्मोकॉल, पता है सबको थर्मोकॉल क्या होता है? पता है क्या थर्मोकॉल क्या होता है? नहीं पता थर्मोकॉल क्या होता है? ठीक है, चलो एक प्लास्टिक का बॉल ले लो, वो तो सब देखे हो, प्लास्टिक का बॉल है। अभी ये प्लास्टिक का बॉल को एक वाटर लो, सॉरी ये गलत एग्जांपल है, मैं एक और चीज से दिखाता हूँ। चलो आइस ले लो, आइस, आइस का डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, आइस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है। तो ये आइस को, एक ग्लास वाटर ले लो और उसमें ये 4-5 ऐसे करके आइस डाल दो, तो ये आइस डूब जाएगा या फिर फ्लोट करेगा? ये फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा? क्योंकि डेंसिटी लो। वाटर का डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आइस का। आइस, एग्जैक्टली, आइस का डेंसिटी लो है कंपैरेटिवली टू वाटर। इसको अगर हम दबा के भी वाटर के नीचे डाल दे, फिर भी जब भी हम फोर्स रिलीज कर देंगे, ये टक से वापस आ जाएगा। तो सिमिलर सिचुएशन यहां पर भी होता है। अगर तुम यहाँ पे ये जो मेल्ट है, इसका डेंसिटी हाई है, तो ये कभी भी एक्सटर्नल एक्सर्ट फोर्स नहीं कर सकता है ऊपर, बस अगर ये मेल्ट ही प्रेजेंट हो, ये मेल्ट प्रेजेंट हो तब कभी भी, बस इतना ही मेल्ट प्रेजेंट है, हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा मेल्ट इसमें नहीं दे रहे, बाहर से कोई मेल्ट हम उसमें सप्लाई नहीं कर रहे। अगर मेल्ट सप्लाई करते बाहर से, तब जाके सिनेरियो अलग होता, तब जाके वो एक्सटर्नल यहाँ पे फोर्स देता। क्यों फोर्स देता? क्योंकि सिमिलरली आइस का सिचुएशन सोचो, हम जब बाहर से एक्सटर्नली मटेरियल हम थंब से प्रेशर दे रहे हैं उसमें, तब वो सबमर्ज कर रहा है। जब जब भी प्रेशर हम उस पर हटा रहे हैं, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स उससे हटा रहे हैं, तब वो फिर से बाहर वापस आ जा रहा है, फिर से वो फ्लोट करने लग रहा है। तो इसी वजह से ये मैग्मेटिक अंडरप्लेटिंग में क्या होता है, ये मेल्ट का अगर डेंसिटी ज्यादा हो, मेल्ट का अगर डेंसिटी ज्यादा हो, इसीलिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे ही ऐसे जमा हो जाता है, नीचे ऐसे जमा हो जाता है। पर उसका अंतिम गोल क्या है? उसका अंतिम गोल है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को फोड़ के बाहर आना है हमको,
एज ए मैग्मा की तरह या फिर एज ए लावा की तरह, सॉरी एज ए लावा की तरह इसको हम बाहर आना है। तो ये क्या करेगा, ये मैफिक पर्टिकुलर जो मेल्ट है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। ये एक बहुत हाई टेम्परेचर में फॉर्म हुआ था, अभी ये कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर में आ गए, तो ये क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर देगा। और एक लिक्विड से जब एक सॉलिड क्रिस्टलाइज होता है, तब वो कौन सा रिएक्शन सीरीज फॉलो करता है, तब वो बावेन्स रिएक्शन सीरीज फॉलो करता है कि नहीं करता है, और बावेन्स रिएक्शन सीरीज फॉलो करता है। तो तब जाके ये मेल्ट क्या करेगा, यस सर। ये मेल्ट ओलिविन ड्रॉप कर देगा, ओलिविन क्रिस्टलाइज कर देगा। अभी क्या हो गया, ये ओलिविन जब क्रिस्टल बनेगा, इसका डेंसिटी इस मेल्ट से हाई है, ओलिविन क्रिस्टल का डेंसिटी इस मेल्ट से हाई है, हाँ कि ना, हाई है कि नहीं यस है? सर। तो ये नीचे आ जाएगा, ड्यू टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेविटी सेटलिंग, ग्रेविटी सेटलिंग। जब हम बाद में और पढ़ेंगे देखेंगे बहुत सारा और मिनरल्स जो है वो ग्रेविटी सेटलिंग की वजह से भी क्रिएट होता है। इस प्रोसीडियर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेटलिंग। तो ये ग्रेविटी सेटलिंग की वजह से ये ओलिविन जो है ये नीचे आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ओलिविन के बाद बावेन्स रिएक्शन सीरीज में क्या आता है, इस साइड में डिसकंटिन्यूअस सीरीज में क्या आता है ओलिविन के बाद, अनॉर्थाइड। एनॉर्थाइड। तो इस साइड पायरोक्सिन। पायरोक्सिन, देखो सॉरी बावेन्स पायरक्स। ठीक है हम पढ़ाएंगे अच्छे से। बावेन्स रिएक्शन सीरीज के दो तरीके होते हैं, ये होता है डिसकंटिन्यूअस सीरीज और ये होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओलिविन के बाद क्या आएगा, पायरक्स। पायरोक्सिन। फिर क्या आएगा यहाँ पे, एम्फीबोल। एम्फीबोल्स। फिर धीरे धीरे करके बायोटाइट जो भी है, करते करते क्या होगा, जब भी ये मैफिक मिनरल जनरेट होगा, जैसे क्रिस्टल जनरेट होगा, ये ग्रेविटेटिव सेटलिंग की वजह से ये नीचे आ जाएगा, ये ग्रेविटेटिव सेटलिंग की वजह जी से ये नीचे आ जाएगा, राइट। यस सर। नीचे आ जा रहा है तो देखो इस मेल्ट से जो मैफिक कंपोनेंट्स है, मैफिक मिनरल्स है, ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, जब भी क्रिस्टलाइज हो रहा है, ये अपने अंदर आयरन एंड मैग्नीशियम को ले जा रहा है। आयरन और मैग्नीशियम को ये अपने क्रिस्टल में ले जा रहा है, हाँ कि ना। कहां से, उसका सोर्स कहां है, ये मेल्ट ही तो है उसका सोर्स। ये मेल्ट से ही तो आयरन और मैग्नीशियम को लेके वो नीचे आ जा रहा है। तब क्या होगा, धीरे धीरे ये पर्टिकुलर मेल्ट में फेल्सिक कंपोजिशन इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे फेल्सिक कंपोजिशन इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। और जिस मोमेंट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेंसिटी ये मेल्ट के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा, तब भी वो अपवर्ड एक पुश देगा बहुत जोर से, यहाँ पर फ्रैक्चर जनरेट करेगा और ये लावा झट से बाहर आ जाएगा। तो अभी एक चीज यस सर। देखो, मैफिक मिनरल्स को हम क्रिस्टलाइज करके नीचे भेज दिए, तो ये मेल्ट का कंपोजिशन और मैफिक रहा, मैफिक मटेरियल से सब क्रिस्टल होके बाहर चले गए, तो ये पर्टिकुलर मेल्ट का कंपोजिशन और मैफिक रहा कि नहीं रहा, नहीं रहा। नहीं सर। नहीं रहा। तो जब लावा निकलेगा ये एक फेल्सिक कंपोजिशन का लावा निकलेगा। तो समझे कि जी कैसे सर। एक पर्टिकुलर, हम लोगों का ये क्वेश्चन तुम लोगों को अगर पूछेगा कि mantle is always ultramafic, then how come we are getting felsic melts, then how come we are getting felsic या फिर intermediate melts, इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम सिस्टम पढ़ेंगे, या फिर जो इग्नेस सिस्टम्स होता है ना, स्पेशली बेसाल्ट का जो सिनेरियो है वो हम एनोथाइड सिस्टम में जाके पढ़ेंगे। तो ये समझ होगा कि एक पर्टिकुलर अल्ट्रामेफिक या फिर मैफिक रॉक से कैसे हम लोगों का डिफरेंट कंपोजिशन की मैग्मा या फिर लावा मिल रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। शनाया, सुदीप्ता, क्लियर हुआ? यस सर। ओके सर। अच्छा, तो चलो पिछले दिन और बहुत कुछ पढ़ा है, अगर तुम लोग ज्वाइन करते हो तुम लोगों का एक्स्ट्रा क्लास एक लूंगा मैं, अगर ज्वाइन करते हो तो।
ये सब डिटेल्स में और थोड़ा डिटेल से पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं और डिटेल से पढ़ाया था इस पर, न्यूक्लिएशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है क्रॉप फॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी हम जो चैप्टर पढ़ेंगे या फिर जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं इग्नियस स्ट्रक्चर्स। इग्नियस स्ट्रक्चर्स। तो इग्नियस स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए हम लोगों का थोड़ा ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए था कि मेल कैसे जनरेट होता है, ये सब वगैरह वगैरह। और एक चीज को तुम लोगों को बोल देता हूँ, प्रेरणा के लिए थोड़ा बोरिंग होगा शायद आज, क्योंकि वो पिछले बार पढ़ा है ये। प्रेरणा, बोरिंग लग जाए? ना ना, तुमने तो पहले पढ़ा है ये, तो प्रॉब्लम तेरे को नहीं होना चाहिए। देखो, कोई भी एक मेल्ट में उसका SiO2 परसेंटेज कितना है, उसका SiO2 कंटेंट कितना है, उसके ऊपर ना ये मेल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जब SiO2 रहता है ना एक मेल्ट में, SiO2 या फिर SiO4 जो भी बोलो, SiO2 पॉलीहेड्रोजन जब भी जो भी रहता है, तब ये मेल्ट ना हाईली एक चेन बन जाता है। इस मेल्ट के अंदर एक चेन टाइप ऑफ चीज क्रिएट हो जाता है, ऐसे करके। हर बार ऑक्सीजन को गलत लेता हूँ, चलो, ये ऐसे एक चेन क्रिएट हो जाता है। तो अभी ये कॉन्टिन्यूअस एक सीरीज के थ्रू रहता है एक मेल्ट के अंदर। जितना SiO2 रहेगा, मतलब क्या, उसका इतना चेन को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उतना हम चेन को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। तो अगर तुमको कोई बोले कि एक ऐसे राउंड लोहे का, देखो मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो दिख रहा है सबको? तो तुमको बोले कि अगर ये वॉच है, सपोज ये वॉच, ये वॉच को मैंने ऐसे रिंग कर दिया, चलो इस वॉच को मैंने रिंग कर दिया। तो अगर ये वॉच ऐसे सिंगल रिंग ऐसे करके इसको तुमको बोले कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव करो, ये वॉच को इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव करो, तुम बहुत आसानी से कर लोगे। इसको ऐसे करके मूव बहुत आसानी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ कि ना बोल दो यार, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। पर ऐसे ही बोले कि ऐसे 1000 वॉचेस हैं जो एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे करके एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ रिंग बनाया हुआ है। तो अगर कोई बोले कि तुमको ऐसे इसको पुश करके उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रख के उसको मूव करना है, दिक्कत होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा यार? सर हाँ बोलो। फिर से समझाए ना, फिर से समझाए ना। सॉरी, समझ नहीं आ रहा, फिर से समझाओ। हाँ अब बोलो यार, फिर से समझाओ क्या? ठीक है, फिर से बोल देता हूँ एक बार, देखो ये जी ऐसे सर। एक वॉच है, ठीक है ना, ये एक वॉच है, ये एक वॉच है। अभी सपोज पकड़ लो, ये एक लोहे का वॉच, टोटल कंप्लीट लोहे का वॉच है। अभी इसको ऐसे एक सिंगल वॉच के ऐसे जो चेन, एक रिंग बनाया मैंने ना, एक सिंगल वॉच का रिंग बनाया, बड़ा वाला रिंग बनाया। उस रिंग को तुमको मूव करना है एक जगह से दूसरे जगह। मैं सोचा इस पोजीशन से इस पोजीशन को उसको मूव करवाया, इस पोजीशन से था इस पोजीशन में मुझको मूव करवाया उसको। तो ये मूव करवाना बहुत इजी है, हाँ कि नहीं है? इजी है कि नहीं? जी सर। पर ऐसे ही अगर सैकड़ों वॉचेस में लगा दूं एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे करके, ये पकड़ लो एक रिंग है, ये एक रिंग है, एक दूसरा रिंग ऐसे करके पकड़ा है, तो ऐसे करके कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ ऐसे 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 बहुत सारा, मतलब थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिंग्स ऐसे। तो तुमको अगर कोई बोले कि रिंग को एक साथ इंटैक्ट रख के मूव करो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो तुमको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? एक सिंगल रिंग को मूव करने में तुमको जितना आसानी हो रहा है,
ये सर हो। ऐसे बहुत सारे चीज को मूव करने में दिक्कत होगा होगा ना। जी सर। एग्जैक्टली exactly. तो अभी एक चीज देखो, जब भी एक मेल्ट में, यार मेरा पेन किधर गया, एक सेकंड आ गया। जब भी एक मेल्ट में SiO2 कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके मूवमेंट करने में दिक्कत होता है, उसको मूव करने में हम लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि SiO2 ऐसे करके एक चेन बना लेता है, एक बड़ा सा चेन बना लेता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसका जो अगर SiO2 कंटेंट किसी मेल्ट पे हाई है, उसका विस्कोसिटी भी हाई होगा। अभी विस्कोसिटी क्या है बेटा, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस resistance to flow any substance. टू फ्लो, बेसिकली रेजिस्टेंस टू Yes sir. फ्लो, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो अगर SiO2 परसेंटेज ज्यादा होगा, उसका विस्कोसिटी क्या होगा, हाई होगा, फिर वो ऐसे चेन, ऐसे कंटिन्यूअस चेन बना लेगा। तो अगर कोई भी लावा जो सरफेस के ऊपर आ रहा है, उसमें SiO2 कंटेंट हाई है, तो वो हाईली विस्कस होगा, हाँ कि ना? जी सर। तो वो ज्यादा दूर जी मूव सर। कर पाएगा ज्यादा दूर मूव? नहीं। नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही वो जम के ठंडा हो जाएगा। नो सर। और अगर SiO2 परसेंटेज लो हुआ, यानी कि मैफिक का अगर कोई मेल्ट हो, मतलब SiO2 परसेंटेज इज लो, तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, लेस। लेस होगा। तो वो बहुत दूर तक मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यस अभी सर। अगर हम SiO2 का स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा बहुत, ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर नहीं है, मैं ठीक नहीं ड्रॉ किया, पर फिर भी मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखो एक वैकेंट पोजीशन है, ये इन लोगों का चेन के अंदर एक वैकेंट पोजीशन है। ये वैकेंट पोजीशन में ना ये वोलाटाइल्स कैरी करते हैं, ये वोलाटाइल्स कैरी करते हैं, वोलाटाइल्स कैरी करते हैं। अब ये वोलाटाइल्स अगर ज्यादा कैरी करेगा, चलो और एक सिनेरियो हो गया कि अगर SiO2 ज्यादा रहेगा, वोलाटाइल कंटेंट भी ज्यादा रहेगा विस्कोसिटी के साथ साथ। SiO2 ज्यादा रहेगा तो वोलाटाइल कंटेंट भी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, माय हैंडराइटिंग इज क्वाइट बैड, इफ यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो। वोलाटाइल्स कंटेंट भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो वोलाटाइल कंटेंट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, वोलाटाइल्स भी इंक्रीज कर जाएगा। अभी अगर वोलाटाइल इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई वोलाटाइल्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों कि देखो, जब भी एक वॉल्केनो रहता है, सपोज यहां पर हो गया तुम्हारा मैग्मा चेंबर, यहां से ऐसे करके आ रहा है, वो ऊपर साइड पूरा वॉल्केनो से ऐसे करके आ रहा है। तो ये, सॉरी मेरा ड्राइंग बहुत बेकार हुआ, सॉरी एक सेकंड, ऐसे तुम्हारा हो गया मैग्मा चेंबर। ये वोलाटाइल्स हो ना, ये हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड रहता है, छोटे छोटे रहता है, छोटे छोटे रहता है, हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड रहता है। जब भी धीरे धीरे ऊपर आता है ना, ये वोलाटाइल का साइज जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जब भी ये इरप्टेड होता है, ये वोलाटाइल्स का जो बबल्स है वो बर्स्ट कर जाता है, वो बबल्स जो है वो फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है। तो ये बबल्स जो है ये बर्स्ट करने की वजह से, या फिर वोलाटाइल बाहर आ जाता है, वोलाटाइल बाहर आ जाता है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जब भी वोलेटाइल्स बाहर आ जाता है, ये एनर्जी रिलीज करने के लिए जो वॉल्केनिज्म होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म होता है,
हाईली एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक होता है, एकदम बम बारी होता है, पूरा फटता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो फटता है, बहुत जोर से फटता है, यस सर। बहुत ज्यादा आवाज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक है विसुवियस। स्पेलिंग में गलत लिखा, 100% श्योर हूं, तो स्पेलिंग देख लेना, पर एग्जाम्पल है विसुवियस। और एक एग्जाम्पल है ओल्डेनिया लेंगाई, जो तुम लोगों का अफ्रीका में, वो एक कार्बोनेट वॉल्केनिज्म करता है, उसमें भी हाई कंटेंट ऑफ वोलेटाइल्स होता है, CO2 बहुत अमाउंट में रहता है। तो अगर SiO2 परसेंटेज रहेगा तो वोलेटाइल्स भी रहेगा, और अगर वोलेटाइल ज्यादा हो गया तो हाई बॉम्बार्डिंग होगा। मतलब हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का वॉल्केनो होगा, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का वॉल्केनो होगा। तो सिमिलरली अगर SiO2 कम है तो वोलेटाइल्स भी कम हो गए, राइट? जी अगर सर। SiO2 कम है तो वोलेटाइल्स भी कम है, तो बॉम्बार्डमेंट नहीं होगा, ऑलमोस्ट बहुत लेस बॉम्बार्डमेंट होगा। इसका एग्जांपल है सिंपल हवाई। हवाई में एक्सप्लोशन एक्सप्लोशन कुछ नहीं होता है। पर अगर SiO2 कम है, मतलब समझ लो कि मैफिक वॉल्केनो है, उसका विस्कोसिटी भी हाई लो होगा, राइट? विस्कोसिटी लो मतलब लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो। यस। तो अगर लेस रेजिस्टेंस होगा तो ये बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को, बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए बेसाल्टिक मैग्मा जब इरप्शन होता है तब हम लोगों को शील्ड वॉल्केनो देखने को मिलता है, शील्ड के आकार में, शील्ड में आकार में। इसका स्लोप बहुत कम होता है साइड वाला, क्योंकि ये बहुत दूर तक मूव कर पाता है, बहुत दूर तक अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। समझे कि नहीं समझे? बहुत दूर यस तक सर। अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। और एक टाइप ऑफ वॉल्केनो होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो ये क्या हुआ? शील्ड वॉल्केनो। इसमें से किस टाइप ऑफ निकलता है? इसमें से बेसाल्टिक मैग्मा निकलता है। तो बेसाल्टिक माने मैफिक कंपोजिशन है, तो मैफिक कंपोजिशन होगा तो SiO2 परसेंटेज क्या होगा? लो होगा कंपैरेटिवली। हाँ कि नहीं होगा यार, बोलो यार। जी सर लो। तो लो होगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? हाँ, लेस। लेस होगा। मतलब ये बहुत दूर तक मूव कर पाएगा। और विस्कोसिटी लेस होगा तो क्या होगा? लो बॉम्बार्डमेंट, हाई फ्लूइडिटी। हाई फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी। ठीक है, हाई फ्लूइडिटी, एग्जैक्टली। तो अभी एक और, हाँ, स्ट्रेटोवॉल्केनो। स्ट्रेटोवॉल्केनो में क्या होता है? एक वॉल्केनो होता है, उसमें से ना उसका जो सराउंडिंग्स है उसमें ऐसे लेयर लेयर दिखाता है, लेयर लेयर दिखाता है। किस चीज का लेयर दिखाता है वो मैं अभी बताऊंगा तुम लोगों को। देखो, स्ट्रेटोवॉल्केनो हमेशा एंडिसिटिक कंपोजिशन का मेल्ट से जनरेट करता है, एंडिसिटिक मेल्ट से, एंडेसाइटिक मेल्ट से। एंडेसिटिक मेल्ट माने क्या है? वो एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन, इंटरमीडिएट कंपोजिशन, वो एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन वाला मेल्ट है। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस सर। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरेटिवली मोर सिलिशियस होता है, मोर सिलिसिक होता है कंपेयर टू बेसल्ट। मतलब क्या है? एंटीसिटी का इंटरमीडिएट कंपोजिशन, मतलब उसमें एक पार्ट है जिस जो मैफिक पार्ट होगा, और एक पार्ट है जो फेल्सिक पार्ट होगा। अब ये मैफिक पार्ट जो ये फ्लो कर जाता है, पर जब भी बार्स्ट होता है ना, इसमें से फेल्सिक पार्ट निकलता है। और पाइरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? पाइरोक्लास्टिक मटेरियल मैं बताता हूँ। ये पाइरोक्लास्टिक मटेरियल इसके ऊपर जमा हो जाता है, जो मैफिक पार्ट जो फ्लो हुआ था उसके ऊपर ये पाइरोक्लास्टिक मटेरियल डिपोजिट हो जाता है।
इसीलिए इसमें एक स्ट्रेटिफाइड लेयर जनरेट होता है नीचे ऐसे करके हम लोगों का मैफिक मेल्ट, उसके ऊपर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, फिर मैफिक मेल्ट, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, फिर मैफिक मेल्ट, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, तो एक चीज हम लोग एक फोटो डायग्राम देखते हैं। चलो एक डायग्राम देखते हैं, उससे समझ आएगा हम लोगों को। बाकी लोग चुप क्यों है, सुन रहे नहीं हो क्या? हेलो, ये देखो, फिशर वेंट एक अलग चीज है, वो बाद में बताऊंगा कभी। शील्ड वॉल्केनो देखो, शील्ड वॉल्केनो देख रहे हो कि बहुत दूर तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत दूर तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। शील्ड वॉल्केनो बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पर स्ट्रेटो वॉल्केनो देखो, ये तुम्हारा एक लेयर हो गया, फिर एक दूसरा लेयर ये एक लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर ये एक लेयर। तो एक पायरोक्लास्टिक मटेरियल का लेयर होगा, और एक हम लोगों का मैफिक मटेरियल्स का एक लेयर होगा। अच्छा, और अगर हाईली फेल्सिक मटेरियल से ये वॉल्केनो जनरेट करे, हाईली फेल्सिक मटेरियल का वॉल्केनो हो, तब क्या होगा? SiO2 परसेंटेज हमारा क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। और SiO2 परसेंटेज अगर इंक्रीज करेगा तो उसका विस्कोसिटी कम होगा, हाँ उसमें वोलाटाइल ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगा, सॉरी विस्कोसिटी हाई होगा, उसमें वोलाटाइल्स हाई होगा, उसमें हाई बॉम्बार्डमेंट होगा। यस यस सर। इसी हाँ बोलो। इसीलिए क्या होता है, विस्कोसिटी हाई होने की वजह से ये ज्यादा दूर नहीं जा पाते, और ये जो प्रीडोमिनेंट मटेरियल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पाइरोक्लास्टिक कोन्स। क्या होता है, जब ये वोलाटाइल्स बाहर आते हैं, हाई एक्सप्लोसिव होता है, ये मेल्ट का जो पार्ट है ना, ये मेल्ट जो होता है, ये बॉम्बार्डमेंट की वजह से बहुत ऊपर एरोडायनेमिकली एटमॉस्फेयर के पास चला जाता है, वो आप इन द एटमॉस्फेयर चला जाता है, और ये एटमॉस्फेयर में ही कूल होके सॉलिड पार्टिकल्स फिर जाके यहाँ पे डिपॉजिट होता है, दिस मटेरियल्स जो अपर बॉम्बार्डमेंट की वजह से ऊपर उठ के फिर एटमॉस्फेयर में कूल होके वापस नीचे गिर रहा है, उसको ही हम बोलते हैं पाइरोक्लास्टिक मटेरियल्स। उसमें से क्या क्या आता है? ऐश आता है, लैपिली आता है, सिंडर आता है, बहुत सारी चीजें आता है। वो डिटेल्स में क्या क्वेश्चन है, ब्लॉक बॉम्ब आता है, ब्लॉक्स आता है, एग्जैक्टली ऐश, लैपिली, फिर फिर टॉप ब्लॉक्स, फिर बॉम्ब्स। ये हम इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन जब करेंगे तब हम देखेंगे। ऐश, लैपिली, ब्लॉक्स, बॉम्ब्स, ये सब आता है। टॉप भी आता है। हाँ सॉरी, टॉप भी आता है टॉप। हाँ बहुत कुछ आता है। जी सर। हाँ। अभी टूफ बोला ना तुमने, टूफ, जी TU सर। डबल बोला। हाँ, टूफ भी आता है। तो इसमें से बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है तुम्हारा? टूफ कोन्स होता है, टूफ रिंग होता है, स्पोरिया कोन होता है, मार होता है। ये कैसे जनरेट होता है? सपोज एक मैग्मा था, ठीक है ना, ये मैग्मा सरफेस के बहुत करीब था, ये फेल्सिक मैग्मा था, ये निकलने वाला था, तब क्या हुआ, इसका इंटरेक्शन ये ग्राउंड वाटर के साथ हो गया, ये ग्राउंड वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन हो गया। तो इंटरेक्शन होने की वजह से सपोज सोचो कि एक हॉट मैग्मा है, इसके साथ एक ठंडा जो पानी है उसका इंटरेक्शन हो रहा है, तब क्या होगा, ये टेम्परेचर बहुत जल्दी रिलीज करेगा। टेम्परेचर बहुत जल्दी रिलीज करना मतलब क्या है? एनर्जी बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है, और एनर्जी अगर बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? क्रिस्टलाइज बॉम्बार्डमेंट टाइप होगा। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन तो होगा।
पर अगर झट जी से सर। किसी जगह एनर्जी रिलीज हो रहा है तो बॉम्बार्डमेंट होगा वहां पे, हाँ कि ना? यस तुम लोग एग्जांपल देता हूँ, देखो क्या होता है जब कोई बॉम्ब गिरता है, तुम सोचो ना, सुतली बॉम्ब अगर जो भी है, तो दिवाली में फटाके फोड़ते हो, वो बर्स्ट क्यों करता है? उसपे से अगर बारूद निकाल के तुम ऐसे जलाओगे तो वो बारूद उतना बर्स्ट नहीं करेगा, उतना आवाज नहीं निकलेगा जितना एक छोटा सा बॉम्ब निकल रहा है। उसमें से क्या है, ये जब भी इसमें आग गिर रहा है, ये झट से एनर्जी चारों ओर से निकल रहा है, इसीलिए वो एक्सप्लोशन कर रहा है चारों ओर से, झट से एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड झट करके एनर्जी निकल रहा है। तो जी सिमिलरली सर। यहाँ पर भी होगा सेम। तो इसके लिए यहाँ पर कोई डिप्रेसिव स्ट्रक्चर जनरेट होगा। डिप्रेसिव स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव डिप्रेशन होगा, ऐसे स्ट्रक्चर जनरेट होगा, ये नीचे खाली होगा। तो ऐसे कैसे कौन कौन स्ट्रक्चर्स होता है? एक होता है स्कोरिया कोन। प्यूमिस। प्यूमिस अलग है, प्यूमिस अलग है, प्यूमिस अलग चीज है, बोलूंगा मैं, ठीक है। स्कोरिया ओके कोन सर। एक होता है मार, एक होता है टूफ रिंग, और एक होता है टूफ कोन। ठीक है, चलो अभी प्यूमिस बोला है ना, जी सर। ठीक है, प्यूमिस ही बोलते हैं, चलो। अब अगर सोचो, कभी कभी क्या होता है ना, जब एक लावा ऐसे करके फ्लो करता है, ऐसे करके फ्लो करता है, उसमें जो प्रेजेंट वोलाटाइल्स है, वो वोलाटाइल जैसे बबल बाहर निकलता है। कभी कभी लावा के अंदर प्रेजेंट ही जो वोलाटाइल्स है वो बाहर निकलता है। तो तुम पूछोगे कि वॉल्केनिज्म के टाइम पे क्यों नहीं निकाला? सपोज एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, देखो मेरा, एक सेकंड मेरा वीडियो देखो। सपोज एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, उस कोल्ड ड्रिंक का बॉटल को तुमने शेक किया, तो शेक करने के बाद उसका जब ढक्कन खोलोगे ऐसे करके, तो बहुत सारे बबल्स ऐसे निकलेंगे निकलेंगे, राइट? यस सर। तो ये बबल्स क्या है? दिस बबल्स आर बेसिकली वोलेटाइल्स। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। बबल्स आर बेसिकली वोलेटाइल्स। क्यों वोलेटाइल्स है? वो बेसिकली ट्रैप्ड गैसेस है, वो बेसिकली ट्रैप्ड गैसेस है, जो CO2 के CO2 जो था उस कोल्ड ड्रिंक में, या फिर जो लिक्विड है उसमें, वो बबल्स उसको हाई प्रेशर में उसको CO2 को दबा के रखा था। जब भी तुम ढक्कन खोल रहे हो शेक करके, पूरा जो प्रेशर रिलीज हो रहा है, रिलीज होके वोलेटाइल जगह बबल्स बबल्स एकदम पूरा बबल्स बना के निकल रहा है, निकलता है। पर फिर यस भी सर। उस कोल्ड ड्रिंक को तुम अगर ग्लास में डालोगे, फिर भी उसके अंदर कुछ ट्रैप वोलेटाइल्स तब भी रह जाएंगे, कुछ ट्रैप वोलेटाइल्स तब भी रह जाएंगे। और अभी जब भी हम, तो कोल्ड ड्रिंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वोलेटाइल समझने के लिए। जब भी ये लावा फ्लो होगा, और भी वोलेटाइल्स निकलेगा उससे, और भी वोलेटाइल्स निकलेगा उससे। अभी देखो, एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ मैं। एक सपोज ऐसे एक मेल्ट का जा रहा था, तो सिर्फ वोलेटाइल जब निकल रहा है, यहाँ पर एक स्मॉल गैप या फिर वॉइड जनरेट हो रहा है। ये वोलेटाइल जब जो ट्रैप था वो निकल रहा है, तो एक स्मॉल वॉइड या फिर गैप जनरेट हो रहा है। अभी सपोज ये जो लावा था ये कूल डाउन कर गया, ये कूल डाउन कर गया, पर ये जो गैप है ये यहाँ पर रह गया, ये वोलेटाइल निकलने का जो गैप है ये यहाँ पर रह गया। तो ये जो एक गैप है या फिर एक स्मॉल होल है इस रॉक के अंदर, इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स अगर फॉरेन मटेरियल से, इस लावा से नहीं, कोई फॉरेन दूसरा मटेरियल से इसमें फिल कर दिया, ये वेसिकल को कोई फिल कर दिया, कोई फॉरेन मटेरियल्स, उसको हम बोलते हैं एमोग्ड्यूल्स। मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, चेक कर लेना। तो क्या हुआ, ये जो वोलाटाइल्स निकल रहे हैं, फिर जब सॉलिडिफाई हो रहा है ये लावा, तो ये इसमें जो स्मॉल 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 ये प्रीवियस जो वोलाटाइल निकला था, जो बाहर रहा था, उसका जो इंप्रेशन रह जाएगा, उसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। और वो अगर फिल हो गया किसी फॉरेन मटेरियल से, ये सपोज फिल हो गया, इसको हम बोलेंगे एमोग्ड्यूल्स। समझे कि नहीं समझे? जी सर। तो स्कोरिया क्या होता है? स्कोरिया होता है हाईली
वेसिकुलर रॉक, वेसिक्यूलर बेसॉल्ट, हाईली वेसिक्यूलर बेसॉल्ट। और एक चीज होता है, उसको बोलते हैं प्यूमिस। प्यूमिस सिमिलर है, पर ये बेसॉल्ट की जगह ये जब रायलिटिक मैग्मा से ये जनरेट होता है, रायलिटिक मैग्मा से जनरेट होता है। और एक चीज देखो, अगर रायलिटिक मैग्मा में मोर वोलेटाइल हिस्सा, तो बहुत और ज्यादा वो निकलेगा, और ज्यादा वो निकलेगा। तो इसमें हाईली वेसिकुलर, वेसिक्यूलर, हाँ वेसिकल से कंटेंट और भी ज्यादा, और भी इतना कंटेंट होगा इसमें वेसिक्यूल का कि ये पर्टिकुलर वोल्केनिक ग्लास या फिर वोल्केनिक ग्लास बेसिकली ये वाटर में भी फ्लो कर जाता है। इतना वेसिकल्स होगा उसमें, इतना वेसिकल्स क्यों फ्लोट करते हैं कि ये वेसिकल्स फिर एयर कंटेंट करेगा अपने अंदर। अभी एयर का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से लो है, तो ये वाटर में फ्लो कर जाएगा। तुम लोगों को चलो ठीक है, बाद में हम लोग फोटो दिखाएंगे वेसिकल्स और अमोक्ड्यूल्स और ये सब का। अभी और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्डेरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा। कैल्डेरा भी बेसिकली एक डिप्रेशन होता है, कैल्डेरा भी बेसिकली डिप्रेशन होता है, जस्ट लाइक इस कोरियाकोन मार्स। पर इसमें क्या होता है, इसमें ना ये वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसमें वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, देखो एक वॉल्केनो था, एक वॉल्केनो, तो वॉल्केनो के इस बार सराउंडिंग पूरा रॉक होगा, ये सराउंडिंग पूरा रॉक होगा, राइट, ये सराउंडिंग में रॉक होगा पूरा। तब ये पर मैग्मा था, ये मैग्मा जब ऊपर आ रहा है, ये जब मैग्मा ऊपर आ रहा है तो ये अपवर्ड प्रेशर दे रहा है। ये लिक्विड जब आ रहा है या फिर फ्लूइड जो आ रहा है, ये मेल्ट जो आ रहा है, ये अपवर्ड प्रेशर दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और ये रॉक यस का एक डाउनवर्ड फोर्स है, ये रॉक का एक डाउनवर्ड प्रेशर है, हाँ कि नहीं है कि नहीं है, एक डाउनवर्ड जी प्रेशर। सर, जब ये दोनों मेंटेन हो रहा है, तब ये रॉक और वॉल्केनो एक साथ एक दूसरे के साथ स्टेबल कंडीशन में है, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स या डाउनवर्ड प्रेशर इज इक्वल टू द अपवर्ड प्रेशर। तब ये स्ट्रक्चर पूरा इंटैक्ट हो रहा है। अगर अपवर्ड प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये रॉक को फोड़ के वो निकल जाएगा। पर अगर जब क्या होता है, ये मैग्मा में जब धीरे धीरे लिक्विड या फिर मेल्ट खत्म होने लगता है, तब इसके ये जो प्रेशर देता है अपवर्ड प्रेशर, इसका अपवर्ड प्रेशर भी लो हो जाता है, इसका अपवर्ड प्रेशर भी लो हो जाता है। ये अपवर्ड प्रेशर लो होने की वजह से जब भी ये अपवर्ड प्रेशर डाउनवर्ड प्रेशर से, डाउनवर्ड रॉक का प्रेशर से लो हो जाएगा, तब भी एक रॉक क्या करेगा, ये पूरा एकदम कोलैप्स कर जाएगा। ये कोलैप्स मतलब पूरा तोड़ के अंदर घुस जाएगा, पूरा तोड़ के अंदर घुस जाएगा। इसको हम बोलते हैं कैल्डेरा कोलैप्स। और उसके वजह से जो नेगेटिव स्लोप स्ट्रक्चर जनरेट होगा, उसको हम बोलते हैं कैल्डेरा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में जी आया, सर, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे हाँ, इसका हम करेंगे प्लूटोनिक इंट्रूसिव बॉडीज जो होता है, इंट्रूसिव बॉडीज जो होता है। इंट्रूसिव बॉडीज क्या होता है, इंट्रूशन मतलब हम समझ रहे हैं कि एक सपोज यहाँ पर रॉक, ग्रुप्स ऑफ रॉक था, एक स्ट्रेटा था, बहुत सारे स्ट्रेटा एक साथ थे। अभी क्या कर रहे हैं, अभी कोई एक मेल्ट आके इसको कट करके ऊपर जा रहा है, इसको कट करके ऊपर जा रहा है, या फिर इसको इंट्रूड कर रहा है, इसको इंट्रूशन ऐसे करके पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, मतलब ये इसको इंट्रूड कर रहा है। दिस थिंग्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव बॉडीज। इंट्रूसिव बॉडीज, इसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव बॉडीज। अभी इंट्रूसिव बॉडीज दोनों तरीके का होता है, एक होता है कॉन्कॉर्डेंट, एक होता है कॉन्कॉर्डेंट, एक होता है डिस्कॉर्डेंट।
कॉनकॉर्डेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? जो इंट्रूसिव बॉडीज जो स्ट्रेटा प्रीवियसली स्ट्रेटा था उसके पैरेलली जनरेट होता है, जो भी इंट्रूसिव बॉडीज प्रीवियसली प्रेजेंट स्ट्रेटा के पैरेलली जनरेट होता है या फिर एट ए वेरी लो एंगल जनरेट होता है, उस बॉडीज को हम कॉनकॉर्डेंट बोलते हैं। और जो इंट्रूसिव बॉडीज जो प्रीवियस स्ट्रेटा था उसके साथ एक हाई एंगल में जनरेट होता है, उसको हम डिस्कॉर्डेंट बॉडीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फोटो देख ले, अगर एक पिक्चर देख ले, अगर हम पिक्चर देख ले, देखो ये प्रीवियसली प्रेजेंट स्टेटा था, ये प्रीवियसली प्रेजेंट स्टेटा था, ये देखो ब्लैक जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक से रेड से करते हैं, ये प्रीवियसली प्रेजेंट स्टेटा था, ये प्रीवियसली प्रेजेंट स्टेटा था। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये देखो ये स्ट्रेटा को एक हाई एंगल में, ये स्ट्रेटा है तो एक हाई एंगल में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक हाई एंगल में जाके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। और जूम करो, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जूम करके दिखाता हूं, चलो। ये जो डाइक जो दिखा रहा है, ये जो डाइक बोल रहा है, डाइक क्या है सील क्या है हम बाद में देखेंगे। ये जो स्ट्रेटा है, ये देखो प्रीवियसली फॉर्म स्ट्रेटा ये था, ये जो है ये प्रीवियसली फॉर्म स्ट्रेटा है, ये प्रीवियसली फॉर्म स्ट्रेटा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रीवियसली फॉर्म स्ट्रेटा को एक बहुत ही हाई एंगल में इंटरसेक्ट करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है जो कि ना सील, ये प्रीवियसली फॉर्म जो स्ट्रेटा था इसके ऑलमोस्ट पैरेलली या फिर एट ए वेरी लो एंगल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर जो एट ए हाई एंगल करता है इसको हम बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट, और जो एट ए लो एंगल कर रहा है इसको हम बोलते हैं कॉनकॉर्डेंट। जी सर। समझ में आया? बाकी सब लोग ही बोलो यार। शनाया, सुदीप्ता, यस सर। शनाया, और एक चीज सर नहीं भैया, भैया बोलो यार, सर नहीं है। शनाया चुप हो गए तुम, फिर मतलब पहले बात अच्छा बोल रहे थे फिर चुप हो गए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बहुत सारे जो होता है ये इंट्रूसिव बॉडीज होता है, उसमें एक होता है टैबुलर इंट्रूसिव बॉडी, टैब्यूलर, जो कि ना टैब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाता है, टैब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे कि ना हो गया हम लोगों का डाइक, जैसे हम लोगों का हो गया सील, ठीक है। तो डाइक सील क्या है मैं समझा दिया। तो देखो कोई भी सील जो होता है ना, कोई भी सील जो होता है ना, उसका पैदा होने के लिए एक डाइक का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। एक डाइक का इंपॉर्टेंट क्यों? ये एक सील स्ट्रक्चर है, ये सपोज एक सील स्ट्रक्चर है, ये हमेशा हमेशा के लिए एक फीडर डाइक से, जो डाइक इसको फीड करेगा, इसको लावा देगा या इसको मैग्मा देगा, इसको मेल्ट देगा, उस फीडर डाइक से कनेक्टेड होगा। उस फीडर डाइक से हमेशा एक सील एक फीडर डाइक से कनेक्टेड होगा। तो यही है बेसिकली। और एक होता है रिंग डाइक। रिंग डाइक, रिंग डाइक क्या होता है ना, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ डाइक जो ज्यादातर कैल्डेरा कोलैप्स के टाइम दिखाता है। जब ये देखो कोई एक चेंबर था, ये कोलैप्स हो रहा है, तभी कैल्डेरा कोलैप्स से पहले पहले ना, तो उसके सराउंडिंग जो लावा था उसको पूरा ऐसे करके वो डाइक निकलेगा, उसको इंट्रूड करके ऐसे डाइक निकलेगा। इस टाइप ऑफ डाइक्स को हम बोलते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ डाइक्स, इसको हम बोलते हैं रिंग डाइक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग डाइक्स। और एक होता है नॉन टेब्यूलर बॉडीज। नॉन टेब्यूलर क्या होता है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैपोलिथ क्या होता है, चलो हम डायग्राम देख के समझते हैं। बैथोलिथ जो होता है, जो बेसिकली नीचे का सबसे पूरा एकदम बड़ा मैग्मा चेंबर था, बहुत बड़ा मैग्मा चेंबर था, वो अभी ठंडा हो गया है, ठंडा होकर सॉलिड हो गया, तो उसको हम बैथोलिथ बोलेंगे। ये बहुत सारे किलोमीटर टू किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा।
स्टॉक भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, पर ये सब्सिडियरी टू बैथोलिथ है, और इसका और बैथोलिथ प्रिडोमिनेंट डिफरेंस क्या होगा, ये स्टॉक का जो साइज है वो बैथोलिथ से कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होगा, ये बैथोलिथ से कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा, ये टेन्स ऑफ किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। समझ गए? लैकोलिथ लोकोलिथ क्या होता है? सिमिलर और एक टेब्यूलर फॉर्म। अगर ऐसे एक फीडर ड्राइव जा रहा है, ऐसे एक फीडर ड्राइव जा रहा है, ये लैकोलिथ समझ लो, एक कारपेट के नीचे तुम अगर एक बॉल रख दियो ना, अभी उसको हम उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लैकोलिथ बोलेंगे। अभी ये ऊपर वाला जो रॉक है ना, वो उतना इसको इंट्रूड करने नहीं दे रहा है, एक रेजिस्टेंट रॉक। तो ये क्या करेगा, ये एक डोम शेप ले लेगा, इसको हम बोलते हैं लोकोलिथ। और अगर एग्जैक्टली उल्टा स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हुआ ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे लोकोलिथ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में आया है, जैम में आया है बहुत बार, ये लोकोलिथ में क्या होता है, देखो यहां पर ऐसे करके मेल्ट जमा हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मेल्ट है उससे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा, और अगर क्रिस्टलाइजेशन किसी मेल्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या फॉलो करेगा, वो बावेंश रिएक्शन सीरीज फॉलो करेगा। तो पहले नीचे ओलिविन क्रिस्टलाइज होगा, फिर पाइरोक्सिन, फिर हॉर्नब्लेंड, फिर बायोटाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोकोलिथ में हम लोग को लेयर्ड इंट्रूशन को, लोकोलिथ इज अ टाइप ऑफ लेयर्ड इंट्रूशन, इस पे हमको लेयरिंग बहुत अच्छे से दिखाई देगा, इसमें हमको लेयर्ड बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है? और एक चीज होता है टाइमिंग ऑफ इंट्रूशन, टाइमिंग ऑफ, थोड़ा बहुत चीज बच जाए रह जाएगा इग्नियस स्ट्रक्चर्स में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। यही लास्ट टॉपिक है, वो होता है टाइमिंग ऑफ इंट्रूशन। टाइमिंग ऑफ इंट्रूशन क्या होता है, इंट्रूशन किस टाइम में फॉर्म हुआ है। तो इसमें तीन टाइप ऑफ होता है, एक होता है पोस्ट टेक्टोनिक, एक होता है प्री टेक्टोनिक, और एक होता है सीन टेक्टोनिक। पोस्ट टेक्टोनिक, प्री टेक्टोनिक एंड सीन टेक्टोनिक। पोस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब क्या हुआ है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गया है उसके बाद फॉर्म किए हैं, या फिर कोई भी डिफॉर्मेशन हो गया है उसके बाद फॉर्म किया है, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट टेक्टोनिक। अगर पहले कर जाए उसको हम बोलेंगे प्री टेक्टोनिक, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीन टेक्टोनिक। इसको हम बहुत डिटेल्स में टेक्सचर में पढ़ेंगे जब हम मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर्स एंड टेक्सचर पढ़ रहे होंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही सकता है कि एक डायग्राम दे दिया, उसको पैटर्न देख के तुमको बोलना होगा कि ये पोस्ट टेक्टोनिक है, प्री टेक्टोनिक है, सिंटॉप। गेट पे बहुत बार आया है, जैम में भी आ चुका है। ठीक है? तो आज के लिए हम लोगों का क्लास